तो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। ऑलरेडी हमने क्या क्या पढ़ा दिया उस चीज पर भी हम डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा सा। तो अब तक हमने यूनियन यानी संघ का चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है। कौन सा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है? चैप्टर 1, जिसमें आर्टिकल थे आपके 52 से लेकर 78, जिसमें एग्जीक्यूटिव बॉडीज थी, वो हमने कवर कर लिए हैं। अगला हम पढ़ेंगे चैप्टर 2। क्या पढ़ेंगे? चैप्टर 2। ये हम पढ़ रहे हैं। इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? पार्लियामेंट, जो कि आपके 78 से लेकर 122 आर्टिकल तक पढ़े जाने हैं। और इसमें भी हमने कितने आर्टिकल कंप्लीट करा दिए हैं? तो इसमें 78 से लेकर 81 तक हमने करा दिए हैं। यानी हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट पढ़ लिया है, लोकसभा पढ़ लिया, राज्यसभा पढ़ लिया। ये 3 आर्टिकल हमने कवर कर लिए हैं। अब हम इससे आगे आर्टिकल्स को कवर करेंगे, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे आज की क्लास में। तो आज की क्लास में हम 82 से शुरू करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, लास्ट टाइम हमने पार्लियामेंट पढ़ाया था, तो पार्लियामेंट से जुड़ी हुई एक चीज और हम बता देते हैं। वो बताते हैं कि लीडर्स ऑफ पार्लियामेंट यानी संसद के नेता, संसद में जो नेता होते हैं उनका कंपोजिशन किस प्रकार से होता है या वो कैसे होते हैं। यानी एक पार्टी आपकी मेजोरिटी में होती है, तो माइनॉरिटीज में भी पार्टीज होती हैं, क्या उनके भी नेता होते हैं? हाँ, होते हैं। बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं, जो पार्टी मेजोरिटी में है तो उसे बोला जाता है लीडर ऑफ द हाउस। क्या बोला जाता है? लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ हाउस। यानी जो पार्टी विजयी रही, जिस पार्टी ने विजय प्राप्त की, मेजॉरिटी में रही, बहुमत में रही, उस पार्टी का जो लीडर होता है, जो कि कौन होते हैं? वो होते हैं हमारे प्रधानमंत्री। वो रहते हैं सदन के नेता। वो कौन रहते हैं? वो रहते हैं सदन के नेता। वो कौन रहते हैं? तो बाय डिफॉल्ट, डिफॉल्ट प्रोसीजर यही है कि ऑटोमेटिकली जो उस दल के नेता हैं, जो लीडर है, वो कौन है? प्रधानमंत्री। वो ही सदन के भी नेता हो जाते हैं। तो वो कौन है? प्रधानमंत्री। या तो प्रधानमंत्री होंगे या प्रधानमंत्री द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत व्यक्ति, मनोनीत व्यक्ति, मनोनीत व्यक्ति। यानी प्रधानमंत्री के द्वारा नॉमिनेटेड मेंबर, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ एनी हाउस, मेंबर ऑफ एनी हाउस। ये चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा हो। तो लोकसभा के जो लीडर होते हैं वो कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं, या उनके द्वारा कोई मनोनीत व्यक्ति। ऐसे ही राज्यसभा का जो लीडर होगा वो उस सदन का या अपने प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत व्यक्ति होता है। ये तो हो गई लीडर ऑफ द हाउस की बात। एक होते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन, लीडर ऑफ अपोजिशन। इसका जिक्र पहले संविधान में नहीं था। यानी जो विपक्षी नेता होते हैं, विपक्षी नेता, ये पहली बार कब बने थे? ये पहली बार बने थे 1969 में। कब बने थे? 1969 में। और एक एक्ट पास किया गया था, पार्लियामेंट एक्ट पास किया गया था 1976 में। कब? पार्लियामेंट एक्ट पास किया गया था, पार्लियामेंट एक्ट 1976। यानी आपका संसद अधिनियम, संसद अधिनियम, संसद अधिनियम, संसद अधिनियम, अधिनियम ये कब पास किया गया था? ये पास किया गया था 1976 में। इसके तहत ये जो लीडर ऑफ अपोजिशन की ये पोस्ट है, इसे क्या कर दिया गया? इसे वैधानिक दर्जा प्राप्त कर दिया गया। कैसा? वैधानिक मान्यता मिल गई, वैधानिक मान्यता प्राप्त हो गई। किसको? ये लीडर ऑफ अपोजिशन को। और ये लीडर ऑफ अपोजिशन क्या होता है? जो दल है, जो दल होते हैं, या तो कोएलिशन बनके और भी जो वो होती हैं, पार्टियां होती हैं जो माइनॉरिटीज में रहती हैं, जो मैक्सिमम नंबर होती है इनके बाद। ये तो मेजोरिटी में हो गए। जो पार्टी मेजोरिटी में होती है वो तो सारे मिनिस्टर्स बनेंगे, वो मंत्री दल बनेगा, पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनेंगी, उसमें पीएम होंगे। एक दल वो होगा जो माइनॉरिटी में होगा, लेकिन अच्छा खासा नंबर होता है, वो जो सारे मिला के इनके बराबर कहीं नंबर होता है,
वो जो नेता होते हैं वो अपना एक नेता चुनते हैं, उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है विपक्षी नेता। इसका काम क्या होता है? देखो, अगर विपक्षी नेता नहीं होंगे, विपक्ष सही तरीके से, विपक्ष का नंबर नहीं होगा, अगर सदन में विपक्ष मेजॉरिटी में नहीं होगा, अच्छा खासा उसका नंबर नहीं होगा, तो ये कोई भी बिल लाए, मोशन लाए, कोई भी रिजोल्यूशन लाए, वो पास करते चले जाएंगे। विपक्ष ही नहीं होगा तो क्रिटिसाइज कौन करेगा? डेमोक्रेसी बनाए रखने के लिए जहां लीडर ऑफ हाउस की जरूरत है, तो लीडर ऑफ अपोजिशन की भी जरूरत होती है। ये बात आप समझिए, ठीक है? तो लीडर्स ऑफ पार्लियामेंट में दो मैंने आपको बता दिया, एक लीडर ऑफ हाउस होते हैं, एक लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, और एक विप भी होती है। क्या होती है? विप। इसे सचेतक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सचेतक बोलते हैं हिंदी में। और ये दोनों ही पार्टीज में होती हैं, दोनों ही दल में होते हैं। ये दोनों ही दल में इस प्रकार से होते हैं। इनका काम क्या है? इनका काम है सचेत करना। सचेतक का काम क्या होता है? सचेत करना। कोई भी बिल हो लाना है, रिजोल्यूशन लाना है, मोशन लाना है, उससे पहले अटेंडेंस ली जाती है, नोटिस दिया जाता है कि कितने प्रेजेंट होंगे। अगर किसी व्यक्ति को, किसी मंत्री को या किसी सहायक मंत्री को एक, मैं कह सकता हूं, कार्यभार दे दिया कि उसे जो अपने दल है उनके नेताओं को बताना है कि हम नोटिस देना है कि हम ये रिजोल्यूशन लाएंगे, उनकी अटेंडेंस लेना, वो सब काम कौन करता है? वो सचेतक करता है। तो इसका काम क्या है? तो ये अटेंडेंस ऑफ द पीएम, अटेंडेंस ऑफ द पीएम कह रहा हूं, अटेंडेंस ऑफ एमपीज, तो इनका काम है अटेंडेंस लेना, टू गेट अटेंडेंस ऑफ एमपीज, या उन्हें नोटिफाई करने का काम किनका है? वो सचेतक का काम है। किनका काम है? सचेतक। ये एक तरीके से मॉनिटर है जो अटेंडेंस लेते हैं, आप आ गए, आप आ गए, आप आ गए, एक मतलब कोरम बनाए रखना, उसको हेल्प करते हैं, ये हेल्प करते हैं कोरम को मेंटेन करने में विप। ऐसा नहीं कोरम बनाए रखते हैं, बस ये है कि अटेंडेंस रखते हैं। जब एक रिजोल्यूशन आएगा या कोई लॉ पास होना है, उस समय पर इनके मंत्रियों की एक पर्टिकुलर नंबर हो, वो मेंटेन करने का काम होता है विप का। तो अच्छे से समझ में आया? लीडर ऑफ हाउस कौन होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन कौन होता है, और विप क्या होता है, ये समझ में आ गया। तो हम आज अपने आर्टिकल 82 की तरफ चलेंगे, यानी अनुच्छेद 82 की तरफ। आर्टिकल 82 यानी अनुच्छेद 82 में क्या दिया गया है? तो ये बताता है मैंडेट द रीएडजस्टमेंट ऑफ लोकसभा सीट अलोकेशन एंड टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्युएंसी आफ्टर एवरी सेंसस, यानी प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा सीटों और क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों के व्यवस्थापन को अनिवार्य बनाता है। तो इसे वैसे पुनः संयोजन भी कह सकते हैं, इसे हिंदी में पुनः संयोजन भी कहा जाता है, पुनः संयोजन। असल में क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। कोई भी राज्य है, जब निर्वाचन होता है तो राज्य की सीटों को किस में विभाजित कर लिया जाता है? तो इसको डिवाइड किया जाता है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्युएंसीज में। किस में डिवाइड कर दिया जाता है? टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्युएंसीज। कॉन्स्टिट्युएंसीज, जैसे आप समझते हैं कि दिल्ली है, दिल्ली की सीट को कालकाजी सीट, इसकी मैं कह सकता हूं करावल नगर की सीट हो गई, या इसकी सीपी की सीट हो गई, मतलब इनमें टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया। और उसका आधार क्या होता है? ये अलोकेशन, ये सीट अलोकेशन किस पर निर्भर होती है? यानी ये जो सीट का अलोकेशन होता है, सीट का अलोकेशन होता है यानी आवंटन होता है, ये किस पर आधारित होता है? तो ये आधारित होता है पॉपुलेशन पे। किस पर? पॉपुलेशन पे, यानी जनसंख्या पर। किस पर निर्भर करता है? तो ये निर्भर करता है जनसंख्या पे। तो इसीलिए आप देखते होंगे कि लोकसभा में किस राज्य की सीट सबसे ज्यादा है? तो वो है उत्तर प्रदेश की। क्यों ज्यादा है? क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ज्यादा है। ऐसे ही टेरिटोरियल जो कॉन्स्टिट्युएंसीज बनाई जाती हैं, ये इस आधार पर गठित की जाती हैं कि पॉपुलेशन क्या है उस टेरिटरी की। जब आप देखते हैं ना कि मान लो कोई टेरिटरीज बहुत बड़ी, उसकी पॉपुलेशन बढ़ गई है, तो दो सीट में डिवाइड कर दिया, लोकेट कर दिया। वो क्यों करना पड़ता है? ताकि एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से हो सके, प्रशासन सही तरीके से चलाया जा सके। और इस सीट अलोकेशन में हेल्प कौन करता है? इस रीएडजस्टमेंट,
सह संयोजन में हेल्प कौन करता है? तो वो हेल्प करता है डिलिमिटेशन कमीशन। डिलिमिटेशन कमीशन कौन करता है? डिलिमिटेशन कमीशन यानी परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग ये हेल्प करता है। अब मैं इसको बताऊं, परिसीमन आयोग ये कब करता है? जब भी सेंसस होता है, सेंसस आता है, नया पॉपुलेशन का डाटा आता है, फिर ये डिसाइड करते हैं कि किस कॉन्स्टिट्यूएंसी को कितनी सीट अलॉट की जाएगी या किस राज्य को कितनी सीट अलॉट की जाएगी। और ये कितनी बार बनाई गई है, इसका गठन कितनी बार हुआ है, इसका गठन कितनी बार हुआ है? तो 1951 के एक साल बाद सेंसस हुआ था। सेंसस 1951 में हुआ, उसके एक साल बाद इसका गठन हुआ 1952 में। ऐसे ही 1961 में सेंसस हुआ था, तो 62 में इसका गठन हुआ, 72 में हुआ, 72 के बाद सीधे इसका गठन हुआ था 2002 में। इसके पीछे के मैं रीजन बता देता हूं। इसके पीछे का रीजन है एक 42वां संशोधन, यानी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि आया था 1976 में। इस एक्ट में क्या किया गया? इस एक्ट में यह किया गया कि स्थिरता प्रोवाइड की गई, यानी 2000 तक, 2000 तक, सन 2000 तक जो सीटें हैं, जो आवंटन है, जो भी सीटों का आवंटन है, उसके लिए जो बेस ईयर है उसको स्थिर कर दिया जाएगा। 2000 तक स्थिर किया गया। किसके लिए? आवंटित सीटों के लिए, यानी 2000 तक स्थिरता लाई गई। इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? इसके पीछे का कारण यह है कि बहुत सारे जो राज्य हैं वो ये मांग कर रहे थे कि मान लो कोई राज्य है, वहां पर पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, ये तो नेगेटिव एस्पेक्ट है ना। हम यहाँ पर अपने क्षेत्र की पॉपुलेशन कम करने में लगे। अब क्षेत्र की पॉपुलेशन कम क्यों कर रहे हैं? ताकि रिसोर्सेज के हिसाब से जो अलोकेशन है, रिसोर्सेज अलोकेट हो सके सिटीजन्स को, उस हिसाब से पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाना चाहिए। हम पॉपुलेशन कंट्रोल कर रहे हैं, भारत की अहम भूमिका निभा रहे हैं उसके पॉपुलेशन कंट्रोल में, और जो राज्य धड़ाधड़ पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं तो उनके लिए सीटें आवंटित की जा रही हैं। तो उसके तहत ये किया गया कि 2000 तक के लिए स्थिर कर दी गई कि 2000 तक कोई रीएडजस्टमेंट नहीं होगा, ठीक है, कोई सीटें आवंटित नहीं होगी। लेकिन इसके बाद एक और एक्ट आया था, जो कि था 84वां संविधान संशोधन, और ये आया था 2001 में। इसके तहत क्या किया गया? इसके तहत यहां से तो 2000 तक के लिए स्थिर कर दी गई थी, और 84th के लिए ये, और 84 अमेंडमेंट के लिए ये जो संशोधन था, इसी को मद्देनजर रखते हुए ये जो स्थिरता है, ये जो स्थिरता है वो कब तक के लिए बढ़ा दी गई? अगले 25 सालों तक, यानी 2026 तक आप रीएडजस्टमेंट नहीं करेंगे, सीटें आवंटित नहीं करेंगे, तो इसको कितने तक? 2026 तक बढ़ा दिया गया। जो टाइम पीरियड था, कब तक बढ़ा दिया गया? 2026 तक बढ़ा दिया गया टाइम पीरियड को। कौन से अमेंडमेंट के तहत? 84वें संशोधन के तहत। और इसमें क्या किया गया? अच्छा, इसमें जो बेस ईयर था, इसमें बेस ईयर किसको लिया गया? इसमें जो बेस ईयर था सेंसस का, वो लिया गया 1991 को। यानी कि 1991 के सेंसस के मुताबिक, जो 1991 में जो सेंसस हुआ था, उसके आधार पर सीटों का आवंटन किया जाएगा। ये एक और अमेंडमेंट हुआ था, किसके तहत? 84वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2001 के तहत। लेकिन इसके बाद एक और अमेंडमेंट आया, 87th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 2003 में आया। इसमें ये तो एज इट इज रहा कि 2026 तक कोई भी सीटों का आवंटन नहीं होगा, मतलब उसको लिमिट कर दिया गया, ये जो रीएडजस्टमेंट है उसको लिमिट कर दिया गया। लेकिन जो आगे जो सेंसस रखा गया, मतलब जो सेंसस को बेस ईयर रखा गया, वो रखा गया 2001 को, कि 2001 के सेंसस को देखते हुए 2021 तक सीटें आवंटित रहेंगी और रीएडजस्टमेंट मतलब स्थिर रहेगा। ठीक है, कब तक के लिए? मतलब आयोग, डिलिमिटेशन आयोग का गठन लास्ट जो हुआ था वो 2002 में हुआ था। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आई कि रीएडजस्टमेंट ऑफ लोकसभा सीट अलोकेशन वो किस में दिया गया था? 42वें संशोधन में दिया गया था। ये किस पर आधारित है? तो ये आधारित है इस बात पे कि टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, राज्य को उसमें डिवाइड किया जाता है, सीटों का आवंटन किया जाता है पॉपुलेशन के आधार पर। वो पॉपुलेशन किससे
तय की जाती है। भारतीय जनगणना से हम तय करते हैं, यानी सेंसस से तय करते हैं। उस आधार पर ये जो सीट अलोकेट की जाती है, किसके द्वारा? परिसीमित आयोग यानी डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा की जाती है। और उसके तहत कितनी बार डिलिमिटेशन कमीशन बनाया गया? तो 52 में बनाया गया, 62, 72 और 2002 में बनाया गया। 42वें संशोधन के बाद ये जो 2000 तक के लिए इसको स्थिर कर दिया गया, यानी अलोकेशंस को थोड़ा सा फॉर्मुलाइज करने के लिए। ऐसा नहीं कि आवंटन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो अलोकेट करते जा रहे हैं, नहीं, 2000 तक के लिए स्थिर कर दिया गया। 84वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसे 2026 तक तय किया गया था। लेकिन इस बार बेस ईयर 72 वाला ना लेके 91, क्योंकि थोड़ी सी और जो है पॉपुलेशन शिफ्ट हो गई थी, बढ़ गई थी, उस आधार पर किया गया था। लेकिन एक और जस्ट 2 साल बाद ही संशोधन हुआ, उसमें बस ये जो ईयर है इसको चेंज करके 2001 कर दिया गया था। यानी जो बेस ईयर लिया जाएगा जिसके आधार पर सीट अलोकेट की जाएंगी या की गई है, वो कौन सा सेंसस लिया गया? 2001। और कब तक? यानी इसी साल तक के लिए ये जो रीएडजस्टमेंट इसको स्थिर कर दिया गया। अभी तक कोई भी डिलिमिटेशन कमीशन का गठन नहीं हुआ है 2026 तक। लास्ट कब हुआ था? 2002 में। अब आगे चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, जो कि है अनुच्छेद 83 यानी आर्टिकल 83। इसमें किसकी बात की जाती है? तो ये डिफाइन करता है ड्यूरेशन ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी संसद के सदनों के कार्यकाल को परिभाषित करता है। अब संसद के कितने सदन हैं? जरा मैं एक लाइन खींच लेता हूं। कितने सदन होते हैं? तो संसद के 2 सदन होते हैं। कितने सदन होते हैं? तो संसद के होते हैं 2 सदन। संसद के होते हैं 2 सदन। एक हो गया आपका लोकसभा और एक हो गया आपका राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है और लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोअर हाउस कहा जाता है, या हाउस ऑफ पीपल भी कहा जाता है। लोकसभा की बात करें, राज्यसभा की बात करें, इन दोनों में सबसे पहला अंतर ये है कि लोकसभा एक टेम्पररी हाउस है। कैसा हाउस है? टेम्पररी हाउस है, यानी अस्थाई सदन है। अस्थाई सदन है। अस्थाई सदन का मतलब समझते हो? कि इस सदन को भंग किया जा सकता है, डिसॉल्व किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा को डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, यानी ये एक परमानेंट हाउस है। तो ये कैसा सदन है? तो ये एक स्थायी सदन है। स्थायी सदन का मतलब ये कंटिन्यूएशन में रहता है, ये कभी भी इसका टेन्योर खत्म नहीं होता और इसको भंग नहीं किया जा सकता। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। तो इसको डिसॉल्व किया जाता है, यानी डिसॉल्व किया जा सकता है। डिसॉल्व किया जा सकता है। डिसॉल्व्ड बाय प्रेसिडेंट। डिसॉल्व्ड बाय प्रेसिडेंट। कैन बी डिसॉल्व्ड बाय प्रेसिडेंट। यहां लिख देता हूं मैं, कैन बी डिसॉल्व्ड बाय प्रेसिडेंट। कैन बी डिसॉल्व्ड बाय प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा विघटित या विघटन, विघटन किया जा सकता है। किया जा सकता है। यानी इसका देखो दो तरह का विघटन होता है। चलो मैं इसको आगे बताऊंगा, पहले मैं इनका वो बता देता हूं कि अवधि क्या रहती है। तो ये परमानेंट हाउस है, ये टेम्परेरी हाउस है और इसको विघटन किया जा सकता है। किसके द्वारा विघटन किया जाता है? तो ये राष्ट्रपति द्वारा इसका विघटन किया जाता है, यानी डिसॉल्व किया जाता है। दूसरी चीज, अगर ये परमानेंट हाउस है तो क्या इसके मेंबर हमेशा बने रहेंगे? नहीं। इसके मेंबर का जो मेंबर यानी सदस्यों का जो अवधि होती है, टेन्योर होता है, यानी सदस्यों का जो टेन्योर होता है, सदस्यों के पद की अवधि, के पद की अवधि, वो कितनी होती है? तो वो होती है 6 साल। कितनी होती है? 6 साल होती है। और हर 2 साल में, यानी एवरी 2 ईयर, 1/3 ऑफ सीट्स, 1/3 ऑफ सीट्स कह लो या मेंबर्स कह लो, 1/3 ऑफ मेंबर्स
ऑफ राज्यसभा गॉट रिटायर्ड, यानी हर 2 साल में, यानी प्रत्येक 2 वर्ष में, प्रत्येक 2 वर्षों में, यानी हर 2 सालों में 1/3 मेंबर जो होते हैं राज्यसभा के वो रिटायर हो जाते हैं। हर दूसरे साल 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं। उस आधार पर राज्यसभा के मेंबर्स के पद की अवधि कितनी होती है, तो वो होती है 6 साल। अब मैं लोकसभा के टेन्योर की बात करूं कि लोकसभा का टेन्योर कितना होता है, तो लोकसभा का टेन्योर होता है 5 साल। कितना होता है लोकसभा का टेन्योर, यानी अवधि होती है इसकी, या ड्यूरेशन कह लो, वो कितनी होती है, इसे अवधि ड्यूरेशन कह लेते हैं, इसको ड्यूरेशन लिख देता हूं मैं। तो इसका ड्यूरेशन कितना होता है, तो इसका ड्यूरेशन होता है 5 साल। कितना होता है 5 साल होता है। 5 साल में एक टर्म कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अगर 5 सालों से पहले इसको राष्ट्रपति जी डिसॉल्व कर सकते हैं, कब डिसॉल्व कर देंगे, जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो कि रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा पर, अगर ये मेजॉरिटी खो दे, मेजॉरिटी खो दे, नो कॉन्फिडेंस मोशन के तहत या किसी भी तरीके से मेजॉरिटी खो दी जाती है, तो इसको डिसॉल्व कर दिया जाएगा। किन के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा डिसॉल्व कर दिया जाएगा। यानी कोई लिमिट नहीं है, मतलब 5 साल से भी पहले इसको, किसको, लोकसभा को डिसॉल्व किया जा सकता है। एक और चीज मैं आपको बता दूं लोकसभा के केस में, कि इमरजेंसी का एक प्रावधान है, ये एक्सेप्शन है, कि मान लो देश में नेशनल इमरजेंसी लग गई, देश में क्या हो गया, नेशनल इमरजेंसी लग गई, नेशनल इमरजेंसी लग गई। एक मिनट, नीचे ही लिख दो, यहां पे लिख देता हूं, नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपातकाल लग गया, राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल के केस में क्या होता है, इसके केस में ये जो टेन्योर होता है, जो अवधि होती है लोकसभा की, वो एक बार के लिए बढ़ाई, 1 साल के लिए बढ़ जाती है एक बार में, 1 साल एक्सीड यानी बढ़ जाती है, 1 साल के लिए बढ़ा दी जाती है एक बार के लिए, एक बार में, यानी एक बार में 1 साल के लिए बढ़ा दी जाएगी। इमरजेंसी लग गई, 1 साल के लिए लोकसभा का टेन्योर बढ़ा दिया गया। किसका टेन्योर बढ़ा दिया गया, लोकसभा का टेन्योर बढ़ा दिया गया 1 साल के लिए। लेकिन इसको अनिश्चित काल के लिए, जब तक नेशनल इमरजेंसी चल रही है तब तक इसके लिए कंटिन्यू किया जा सकता है, यानी फॉर इनफाइनाइट पीरियड इसको बढ़ाया जा सकता है। किसको, इनफाइनाइट पीरियड के लिए, किसका, अवधि किसकी, लोकसभा की अवधि को हम बढ़ा सकते हैं। तो लोकसभा के बारे में बता दिया, राज्यसभा के बारे में बता दिया, ये था ड्यूरेशन। अब अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं, जो कि है आर्टिकल 84 यानी अनुच्छेद 84। अनुच्छेद 84 बात करता है क्वालिफिकेशन फॉर अ पर्सन टू बी चूजन एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और ये किसके द्वारा डिसाइड होती है, ये संसद के द्वारा डिसाइड होती है। यानी एमपीज यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की क्या क्या क्वालिफिकेशन होगी, उनको किस में दिखाया गया है, तो उसको दिखाया गया है आर्टिकल 84 में। दोबारा से 2 सदन है, एक आपका राज्यसभा और दूसरा आपका लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा। यहां पर क्वालिफिकेशन की बात करेंगे हम, बाद में बात करेंगे जब डिस्क्वालिफिकेशन आर्टिकल 102 हम पढ़ेंगे, तो हम अयोग्यता की भी बात करेंगे। 84 में दी गई है योग्यता और 102 में दी गई है अयोग्यता। तो लोकसभा की बात कर लेते हैं पहले। लोकसभा का मेंबर होने के लिए क्या क्या चाहिए, सबसे पहले सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, यानी देश का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। सिटीजन ऑफ इंडिया यानी भारत का नागरिक होना चाहिए। जिस व्यक्ति को एमपी बनना है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना है, उसको भारत का नागरिक होनी चाहिए। सेम कंडीशन यहां भी है, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। इसके लिए
यानी राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए जो एज होनी चाहिए, जो एज होनी चाहिए यानी आयु होनी चाहिए, वो कितनी होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए या तो 25 वर्ष, या तो 25 वर्ष या उससे अधिक। 25 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, यानी 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए या उससे अधिक होनी चाहिए। वहीं ये सॉरी राज्यसभा का केस है ना, राज्यसभा में 30 वर्ष, उल्टा कर दिया मैंने, वो पिछली बार इधर लोकसभा लिखा था ना। तो किसके केस में? इसके राज्यसभा के केस में है 30 वर्ष, राज्यसभा के केस में कितनी है? 30 वर्ष, यानी 30 इयर्स। और लोकसभा के केस में कितनी है ये एज, यानी कितनी आयु होनी चाहिए? तो लोकसभा के केस में ये आयु होनी चाहिए 25 वर्ष या उससे अधिक। 25 वर्ष, सही से लिख देता हूं, 25 वर्ष या उससे अधिक, यानी 25 ईयर ऑफ एज होनी चाहिए। किस केस में? लोकसभा के केस में। और तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन दोनों के लिए सेम है, तो यहाँ पे सेम मार्क्स लगा देता हूं। वो कंडीशन क्या है कि होल्ड नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, होल्ड नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी कोई भी लाभ का पद धारण ना किया हो, लाभ का पद धारण ना किया हो, ना किया हो। ये कंडीशन किसकी है? तो ये कंडीशन दोनों हाउसेस, दोनों सदनों के मेंबर बनने की है, चाहे वो लोकसभा हो राज्यसभा। राज्यसभा में जो आयु होती है वो 30 वर्ष होती है, और लोकसभा का मेंबर बनने के लिए आयु कितनी होती है? वो 25 वर्ष होती है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 85, यानी अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 बात करता है सेशन ऑफ पार्लियामेंट, यानी संसद के सत्रों का जिक्र आपके 85 आर्टिकल में दिया गया है। साथ ही साथ प्रोरोगेशन की बात करता है, डिसोल्यूशन की बात करता है, एडजर्नमेंट भी होता है। वो सब हम एक एक करके इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम कितने सदन होते हैं, वो सॉरी कितने सत्र होते हैं सदन में। तो सदन में टोटल 3 सत्र होते हैं, यानी टोटल 3 सेशन होते हैं। वो 3 सेशन या 3 सत्र कौन से होते हैं? तो सबसे पहले आपका आता है, सबसे पहला जो सेशन होता है उसे कहते हैं बजट सेशन। क्या कहा जाता है? बजट सेशन कहा जाता है। तो इसका हिंदी में भी इसे बजट सेशन, बजट सत्र कहा जाता है, बजट सत्र। और ये कब से कब तक रहता है? तो ये रहता है फेब से लेके, फरवरी से लेकर मई तक ये सेशन चलता है। कब तक चलता है? पहला सत्र चलता है फरवरी से लेकर मई तक। इसे इंग्लिश में लिखना हिंदी में लिखना जरूरी है, लिख देता हूं चलो। फरवरी से लेकर मई तक, फरवरी से लेकर कब तक? मई तक। कौन सा सेशन चलता है? बजट सेशन। आपका दूसरा सेशन है मॉनसून सेशन। कौन सा सेशन है? मॉनसून सेशन, यानी मानसून सत्र, मानसून सत्र। और ये जो मानसून सत्र है ये कब से कब तक चलता है? तो ये शुरू होता है जुलाई में, और कब तक चलता है? तो ये जुलाई से लेकर सितंबर तक चलता है। कब तक चलता है? जुलाई से लेकर सितंबर तक चलता है। जुलाई से सितंबर तक ये सदन चलता है, सितंबर तक ये सत्र चलता है। कौन सा? आपका मॉनसून सेशन। और तीसरा सेशन कौन सा है? तो तीसरा सेशन है आपका विंटर सेशन। 3 सेशन होते हैं, 3 सेशन होते हैं एक साल में। पहला बजट सेशन, दूसरा मॉनसून सेशन, और तीसरा विंटर सेशन। यानी इसे क्या कहा जाता है हिंदी में? शरद सत्र बोल लो इसे, शरद सत्र, शरद सत्र बोला जाता है, क्या बोला जाता है? शरद सत्र। ये कब से कब तक चलता है? तो ये चलता है नवंबर और दिसंबर, नवंबर और दिसंबर में। यानी नवंबर, नवंबर और दिसंबर में आपका कौन सा सत्र चलता है? तो आपका नवंबर और दिसंबर में चलता है आपका विंटर सेशन। और ये जो विंटर सेशन है ये छोटा सेशन है, और सबसे बड़ा सेशन आपका कौन सा है? बजट सेशन। और 2 सेशन के बीच का
गैप कितना होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम कितना हो सकता है, होना नहीं चाहिए, हो सकता है। यानी एक सेशन है आपका बजट सेशन, और दूसरा सेशन है कोई भी दूसरा सेशन है, XYZ ए सेशन है, ए सेशन से याद रख सकते हैं। चलो एक सेशन, एक मिनट। यहां पर आपका इस साल का एक सेशन हुआ सेशन ए, और एक सेशन हुआ सेशन बी। इसके बीच में जो मैक्सिमम अवधि हो सकती है वो कितनी हो सकती है, वो 6 महीने। यानी एक साल में मैक्सिमम 3 सेशन होंगे और मिनिमम 2 सेशन होना जरूरी है। तो 2 सेशन के बीच में मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है, तो वो मैक्सिमम गैप हो सकता है 6 महीने का। कितना? 6 महीने का, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी 6 मंथ का गैप होता है, 6 मंथ का गैप हो सकता है 2 सेशन के बीच में, यानी 2 सत्रों के बीच में। ये बात किसकी हो गई? ये बात हो गई सेशन की। अब इस सेशन को एक जो सत्र चल रहा है उसमें कुछ टर्म्स है, उनको मैं डिफाइन करता हूं। जैसे सबसे पहला टर्म है आपका एडजर्नमेंट। एडजर्नमेंट, एडजर्नमेंट इसको कहते हैं स्थगन करना, स्थगित करना या स्थगन, स्थगन। पहला टर्म है एडजर्नमेंट। एडजर्नमेंट का मतलब यानी स्थगन का मतलब क्या होता है? स्थगन का मतलब होता है कि जैसे आज की बैठक हुई, विंटर सेशन चल रहा है, मैं बोल देता हूं विंटर सेशन चल रहा है, ये सेशन की अवधि ये है, ये क्या चल रहा है, ये विंटर सेशन है। और इस विंटर सेशन के अंदर हर दिन बैठक हो सकती है, वैसे कह सकते हैं कि आज बैठक होगी, परसों बैठक होगी। तो मान लो इस सेशन के अंदर एक बैठक हुई, आज एक बैठक हुई, यहां पर एक बैठक हुई। तो इस बैठक के अंत में इस सत्र में, यानी विंटर सेशन के जो सत्र में जो एक दिन का जो सेशन चलता है, वनडे का जो सेशन चल रहा है, वो बैठक हो रही है। उस बैठक में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, कौन? प्रिसाइडिंग, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी पीठासीन अध्यक्ष। कौन? पीठासीन अध्यक्ष, पीठासीन अध्यक्ष। तो ये पीठासीन अध्यक्ष लोकसभा में कौन होते हैं? तो लोकसभा में पीठासीन अध्यक्ष होते हैं आपके स्पीकर। वो क्या करेंगे, एक स्पेसिफिक डेट दे देंगे या स्पेसिफिक मंथ दे देंगे, यानी स्पेसिफाई कर देंगे, स्पेसिफाई कर देंगे कि हम कब मिलेंगे, हम आगे कब मिलेंगे, आगे कब मिलेंगे। यानी सत्र समाप्त नहीं हुआ है, यानी सत्र समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन ये वादा कर दिया जाता है कि हम आगे कब मिलेंगे इस सत्र में। मान लो ये जो सत्र चल रहा है पूरा, बजट सेशन जो चल रहा है, इसमें हम 2 दिन बाद मिल सकते हैं, 2 महीने बाद मिल सकते हैं, कभी भी इस सेशन के बीच की डेट डिसाइड कर ली जाती है। तो उसे क्या कहा जाता है? उसे उसे कहा जाता है स्थगन। क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है स्थगन। यानी आप किसी व्यक्ति से मिलने गए हैं पहली बार, और उस व्यक्ति को आप पसंद आए, और उस व्यक्ति ने आपको कहा कि मैं आपसे परसों मिलूंगा, या मैं आपसे 4 दिन बाद मिलूंगा, तो उसको कहते हैं एडजर्नमेंट। उसे क्या कहा जाता है? स्थगन कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है स्थगन, यानी एडजर्नमेंट। अब दूसरा, चलो इसके नीचे ही लिख लेता हूं, एक दूसरा टर्म होता है एडजर्नमेंट सिन डाई। एडजर्नमेंट, एडजर्नमेंट सिन डाई यानी अनिश्चित काल के लिए स्थगन, अनिश्चित, अनिश्चित काल के लिए स्थगन, काल के लिए स्थगन। थोड़ा नीचे हो गया ये, ज्यादा ही, स्थगन। इस केस में क्या होता है? इस केस में ऐसा होता है, मान लो यहीं पर मैं बता देता हूं, एक और सेशन बना लेता हूं। मान लो ये सेशन है, ये सेम विंटर सेशन चल रहा है, आपका विंटर सेशन चल रहा है। आज यहां पर इस डेट को मीटिंग हुई, इस मीटिंग में ये डिसाइड कर दिया कि अब हम मिलेंगे,
अब बाद में मिलेंगे, पर डिसाइड नहीं की डेट, यानी बिना डेट डिसाइड किए क्या कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया। बिना डेट डिसाइड कर दे के, बिना डेट डिसाइड किए क्या कर दिया गया, सेशन को स्थगित कर दिया गया। बिना बिना निश्चित बिना निश्चित काल के स्थगन, काल के स्थगन, बिना निश्चित काल के स्थगन, यानी ये नहीं बताया गया कि अब हम कब मिलेंगे, बस मिलेंगे, अब नहीं पता कब मिलेंगे। तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है एडजर्नमेंट सिंडाई। और ये भी आपका पीठासीन अधिकारी ही करता है, यानी आपका लोकसभा में स्पीकर ही एडजर्नमेंट सिंडाई करते हैं, यानी स्थगित करते हैं उस सेशन को। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट, दो इंपॉर्टेंट शब्द है, एक तो हो गया प्रोरोगेशन, एक शब्द है आपका प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन और सिंडाई में क्या अंतर है वो भी मैं बताऊंगा। प्रोरोगेशन, प्रोरोगेशन यानी सत्रावसान, सत्रावसान, इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि पहली बात तो ये जो प्रोरोगेशन है ये किसके द्वारा किया जाता था, तो ये किया जाता है राष्ट्रपति जी द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति जी द्वारा इसको लगाया जाता है, प्रोरोगेट किया जाता है किसको, सेशन को। अब ये प्रोरोगेशन होता कैसे, वो इस प्रकार से है, मैंने आपको पहले बताया कि ये कोई सेशन चल रहा था, ये विंटर सेशन था, विंटर नहीं से मॉनसून सेशन कह लेते हैं। क्या कह दिया, मॉनसून सेशन कह दिया। और इसकी जो आखिरी बैठक हुई, जो भी आखिरी बैठक हुई, उसमें पीठासीन अधिकारी ने क्या किया, पीठासीन अधिकारी ने इस बैठक में इसको एडजर्नमेंट सिंडाई के लिए कर दिया, एडजर्नमेंट सिंडाई यानी अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी। अब ये जब अनिश्चित काल के लिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर द्वारा स्थगित कर दी जाएगी, तो इसके कुछ दिन बाद ही, कुछ दिन बाद, दिन कुछ दिन बाद ही जो आपके राष्ट्रपति जी होते हैं, राष्ट्रपति जी एक नोटिस जारी करेंगे, एक नोटिस देंगे, और वो नोटिस किसका होगा, ये नोटिस होगा प्रोरोगेशन का, प्रोरोगेशन ऑफ सेशन का ये नोटिस होगा। किसका नोटिस होता है, ये प्रोरोगेशन ऑफ सेशन का नोटिस होता है। और किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये राष्ट्रपति जी द्वारा जारी किया जाता है। किनके द्वारा, राष्ट्रपति जी द्वारा जारी किया जाता है, राष्ट्रपति जी द्वारा जारी किया जाता है। इस प्रोरोगेशन के तहत क्या होता है, इस प्रोरोगेशन के तहत आपका पूरा सेशन स्थगित कर दिया जाता है, यानी पूरे सत्र का, पूरे सत्र का मैं कहूं स्थगन हो जाता है या अंत हो जाता है, सत्र का अंत लिख लो, यानी आपका जो मॉनसून सेशन है वो खत्म हो जाएगा। अब कौन सा सेशन शुरू होगा, वो होगा आपका विंटर सेशन। यानी एक सत्र खत्म होकर दूसरा सेशन जब शुरू होता है, तो पिछले सेशन को क्या किया जाता है, तो पिछले सेशन का सत्रावसान किया जाता है, पिछले सत्र का सत्रावसान किया जाता है, यानी उसे प्रोरोगेट किया जाता है। अब एक टर्म जिसके लिए आप वेट कर रहे होंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन या डिसॉल्व करना, जिसे हिंदी में कहा जाता है विघटन, विघटन। अब विघटन क्या है, विघटन किया जाता है, एक तो ऑटोमेटिकली होता है, एक तो आपका स्वयं विघटन होता है, ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन होता है, ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन होता है आपका एक, और एक होता है आपका जो राष्ट्रपति जी के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, राष्ट्रपति जी के द्वारा होता है। ये ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन स्वयं विघटन कब होता है, स्वयं विघटन, ये स्वयं विघटन तब होता है जब एक लोकसभा का सेशन, एक अवधि, यानी जो टर्म है, ड्यूरेशन है, वो कंप्लीट हो जाती है। तो ये अवधि, ड्यूरेशन कंप्लीट, यानी अवधि समाप्ति के बाद ऑटोमेटिकली लोकसभा भंग हो जाती है, उसे कहा जाता है ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन। लेकिन मेजॉरिटी प्राप्त ना होने के कारण जब राष्ट्रपति जी द्वारा पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री को, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या लोकसभा को डिसमिस कर देते हैं, उसे कहते हैं डिसोल्यूशन बाय प्रेसिडेंट। तो ये अधिकार किसके पास है,
तो ये अधिकार है राष्ट्रपति जी के पास। अब जब लोकसभा भंग हुई है तो उस समय कुछ सत्र चल रहा होगा, उसमें कुछ चर्चाएं होंगी, यानी उस दौरान कुछ मोशन लाए गए होंगे, कुछ बिल भी पड़े होंगे पेंडिंग, और कुछ रिजोल्यूशन भी होंगे, है रिजोल्यूशंस भी होंगे, कुछ नोटिस भी होंगे। तो इनका क्या होता है, हिंदी में इन्हें कहा जाता है, मोशन को कहा जाता है प्रस्ताव, बिल्स को कहा जाता है विधेयक, बिल्स, प्रस्ताव, विधेयक, संकल्प, संकल्प, और आपके जो नोटिस होते हैं, तो ये सभी क्या कर जाते हैं, ये सभी कर जाते हैं लैप्स, यानी समाप्त हो जाते हैं। ये सभी क्या हो जाते हैं, ये सभी हो जाते हैं समाप्त, क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। आपके मोशन, बिल, रिजोल्यूशन, नोटिस, ये सभी लैप्स कर जाते हैं जब भी डिसोल्यूशन आ जाता है, यानी लोकसभा भंग हो गई है उस केस में। लेकिन कुछ कंडीशंस होती हैं जिनमें बिल लैप्स नहीं करता। देखो, पहली बात, लोकसभा में अगर पेंडिंग है, लोकसभा में कोई भी बिल अगर पेंडिंग है, कोई भी बिल अगर पेंडिंग है, तो इस केस में ये डिसॉल्व हो जाएगा, यानी लैप्स कर जाएगा। क्या कर जाएगा, लैप्स कर जाएगा। चाहे लोकसभा में इंट्रोड्यूस होना हो, चाहे वो राज्यसभा से पास होकर लोकसभा में आया हो, तब भी लैप्स कर जाएगा। अब वो बिल लैप्स नहीं करता जो राज्यसभा में पेंडिंग है, राज्यसभा में वो बिल पेंडिंग है, यानी राज्यसभा में क्या है, पेंडिंग है, और लोकसभा से अभी पास नहीं हुआ है, और लोकसभा से अभी पास नहीं हुआ है। इस केस में, इस केस में जो बिल है वो लैप्स नहीं करेगा, नॉट लैप्स्ड। किस केस में लैप्स नहीं करेगा, जब राज्यसभा में पेंडिंग है और लोकसभा में अभी पास नहीं हुआ है, उस केस में वो बिल लैप्स नहीं करता। या फिर दोनों सभाओं को, यानी लोकसभा और राज्यसभा को किसके लिए बुलाया गया है, ज्वाइंट सिटिंग के लिए बुलाया गया है, यानी संयुक्त बैठक के लिए बुलाया गया है उस बिल पर, यानी ज्वाइंट सिटिंग के लिए बुलाया गया है किसको, लोकसभा और राज्यसभा को। तो इस केस में भी आपका बिल लैप्स नहीं करेगा। किस किस केस में, जब ज्वाइंट सिटिंग और लोक राज्यसभा में पेंडिंग है और लोकसभा में पास नहीं हुआ, इस केस में भी लैप्स नहीं करेगा। और एक और कंडीशन होती है, जब लोकसभा से पास है, राज्यसभा से पास है, और प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के पास वो किसके लिए पड़ा हुआ है, वो असेंट के लिए है, असेंट या रिजेक्शन के लिए, यानी उसकी सहमति के लिए पड़ा हुआ है बिल। उस केस में क्या होगा, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। तो ये मैंने केस किसके समझाए, ये केस समझाए मैंने जब लोकसभा भंग हो जाती है। भंग हो जाती है तो कोई सा भी सत्र चल रहा हो, चाहे वो आपका विंटर सेशन चल रहा हो, मॉनसून सेशन चल रहा हो, बजट सेशन, वो सब खत्म हो जाएगा, वो लोकसभा ही पूरी भंग हो जाएगी, नए इलेक्शन कराने पड़ेंगे, नई लोकसभा चुन के लानी पड़ेगी। अच्छा, अब एक सेशन के बीच में कितने सत्र होते हैं, यानी मैं कह रहा हूं कि विंटर सेशन चल रहा है, इसमें कितने सत्र होते हैं, तो इसमें टोटल 2 सत्र होते हैं। कितने सत्र होते हैं, तो इसमें 2 सत्र होते हैं एक दिन के अंदर। कितने सत्र होते हैं, पहला सत्र जो चलता है वो चलता है, मैं इसे सत्र 1 और सत्र 2 से लिख देता हूं, सेशन 1 और सेशन 2। सत्र 1 का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 11 से लेकर 1 बजे तक। 11 बजे से लेकर 1 बजे तक चलता है आपका पहला सत्र, और दूसरा सत्र कितने बजे से, दूसरा सत्र चलता है 2 बजे से लेकर 6 बजे तक। कब तक चलता है, 2 बजे से लेकर 6 बजे तक, और इसके बीच में लंच होता है, यानी 1 से लेकर 2 बजे तक क्या होता है, लंच होता है। अब सत्र में कुछ प्रोसीडिंग्स कैसे चलती हैं, यानी ये सत्र चलता कैसे है, तो इस सत्र में कुछ प्रक्रिया होती है, प्रोसीजर होते हैं, प्रोसीडिंग्स होते हैं, उनको मैं बता देता हूं। पहला होता है क्वेश्चन आर, पहला होता है क्वेश्चन आर, क्वेश्चन आर, यानी प्रश्न काल, प्रश्न काल, प्रश्न काल। और ये जो प्रश्न काल है ये पहला ही घंटा होता है, यानी ये 11 से लेकर 11 पीएम से लेकर आप 11 एएम से लेकर, अच्छा इधर भी मैं एएम लिख देता हूं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी, रात के 11 बजे से लेके सुबह दिन के 1 बजे तक, 11 एएम, 11 एएम।
पहला जो सेशन चलता है वो 11 AM से लेकर 12 PM तक चलेगा, वैसे 1 PM तक चलेगा पहला सेशन, और उसमें प्रश्न काल आपका 11 AM से लेकर 12 PM तक, पहला घंटा। उसमें जो मेंबर होते हैं, सदस्य, कौन? मेंबर यानी सदस्य, मेंबर मिनिस्टर, मंत्री से कुछ सवाल पूछते हैं, और ये सवाल 3 प्रकार के होते हैं। वो 3 टाइप के सवाल कैसे होते हैं? एक आपके होते हैं स्टेयर्ड क्वेश्चन। कैसे होते हैं? स्टेयर्ड क्वेश्चन यानी तारांकित प्रश्न। तारांकित प्रश्न, एस्ट्रिक मार्क लगा हो जाता है आपका स्टेयर्ड क्वेश्चन, तारांकित प्रश्न। अब ये तारांकित प्रश्न क्या होते हैं? तारांकित प्रश्न में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसका जो आंसर किया जाता है, ये जो मैं कह सकता हूं पब्लिक इंपॉर्टेंस के क्वेश्चंस होते हैं, कुछ इश्यूज के ऊपर जो प्रश्न उठाए जाते हैं, ये जो क्वेश्चन होते हैं इनका आंसर मिनिस्टर द्वारा ओरली किया जाता है, यानी मौखिक रूप से इसका आंसर किया जाता है। कैसे? मौखिक रूप से इसका आंसर किया जाता है, और इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कैसे? सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री यानी पूरक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछे जाते हैं यानी पूरक क्वेश्चन, मतलब आंसर दे दिया उसके बाद अगला प्रश्न पूछा जा सकता है, यानी पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है। ये कौन से हो गए? ये हो गए आपके स्टेयर्ड क्वेश्चन। दूसरा दूसरा टाइप होता है जो होते हैं आपके नॉन स्टेयर्ड क्वेश्चन। कौन से हो गए? अनस्टेयर्ड लिख लो, अनस्टेयर्ड क्वेश्चन। कैसे? दूसरा टाइप हो गया अनस्टेयर्ड क्वेश्चन। अनस्टेयर्ड क्वेश्चन यानी अतारांकित क्वेश्चन, अतारांकित प्रश्न। ये अतारांकित प्रश्न क्या होते हैं? ये जो प्रश्न होते हैं इनका आंसर जो मिनिस्टर होता है, मंत्री होता है, उसे रिटर्न फॉर्म में देना होता है। कैसे देना होता है? रिटर्न फॉर्म में, यानी लिखित में इसका आंसर देना होता है। लिखित में इसका आंसर देना होता है। उत्तर कैसे देना होता है? लिखित में। और इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। किस केस में? अनस्टेयर्ड क्वेश्चन के। अब तीसरे क्वेश्चन होते हैं आपके शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, ये शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनका पूछा जाना बहुत जरूरी होता है। तो ये जो शॉर्ट नोटिस यानी अल्पकालिक प्रश्न होते हैं, जो अल्पकालिक अल्प इसे अल्प नोटिस कह लो, या तो अल्प सूचना प्रश्न कह लो, अल्प सूचना प्रश्न कह लो। ये प्रश्न कैसे होते हैं? ये 10 दिन से कम का समय होता है इसमें, यानी इसमें जो समय होता है, अवधि होती है, वो 10 दिन से कम होती है। तो नोटिस ऑफ लेस देन 10 डेज, 10 दिन से कम का नोटिस दिया जाता है। कितने दिन का नोटिस दिया जाता है? 10 दिन से कम दिन का एक नोटिस दिया जाता है। और इसके जो आंसर किए जाते हैं, इसके आंसर किए जाते हैं आपके मौखिक, ओरली इसके आंसर किए जाते हैं। ओरली यानी मौखिक इसके आंसर किए जाते हैं, उत्तर किए जाते हैं, मौखिक किए जाते हैं। और इसमें भी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन यानी पूरक क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। किससे? मंत्री से पूछे जा सकते हैं। तो तीनों तरह के क्वेश्चन मैंने बता दिए, स्टेयर्ड क्वेश्चन, अनस्टेयर्ड और अल्पकालिक, अल्प सूचना प्रश्न, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस, यानी जिसमें 10 दिन का समय, 10 दिन से कम 10 दिन का समय होता है, जिसमें मौखिक रूप से सवाल पूछे जाते हैं। तो ये पहला कौन सा हो गया? पहला हो गया क्वेश्चन आर। अब दूसरा मैं बात कर लेता हूं, यहां पर ऐड नहीं है, एक शीट और ऐड कर लेते हैं हम। ठीक है, शीट ऐड कर लेता हूं, इसका कलर चेंज कर देता हूं, थोड़ा सा सही से आपको समझ में आएगा। बैकग्राउंड कलर इसका रख लेते हैं ब्लैक। ठीक है, तो पहला मैंने कौन सा बता दिया आपको? तो पहला मैंने आपको बता दिए क्वेश्चन आर के बारे में बता दिया।
अब जो दूसरा होता है वो होता है आपका 0 आर, 0 आर यानी शून्य काल, शून्य काल। ये जो टर्म है इसको संविधान में कहीं भी इसका जिक्र नहीं है, डिफाइन नहीं किया गया है और किसी के भी संविधान में नहीं है। 1962 में पहली बार इसको भारत की संसद में इंट्रोड्यूस किया गया था शून्य काल को। ये जो शून्य काल होता है ये जस्ट क्वेश्चन आर के बाद होता है। क्वेश्चन आर के बाद आर के बाद मतलब ये 12 पीएम से शुरू होता है और ये कब तक चलता है? ये तब तक चलता है जब तक दूसरे दिन का एजेंडा ना उठा लिया जाए। एजेंडा ऑफ द डे जब उठाया जाएगा तब तक आपका शून्य काल चलेगा। यानी ज्यादातर ये 12 बजे से लेकर 1 बजे तक चलता है, फिर लंच होके उस दिन का एजेंडा लिया जाता है। तो शून्य काल कब का होता है? शून्य काल जस्ट आपके क्वेश्चन आवर के बाद का पीरियड होता है। तो सत्र किस तरीके से चलते हैं वो भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। ये टर्म्स आपको समझा दिए, एडजर्नमेंट आपको समझा दिया और आपको डिसोल्यूशन समझा दिया, प्रोरोगेशन आपको समझा दिया। तो 85 आर्टिकल यहाँ पर होता है खत्म। आगे हम अगले आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं और आपका अगला आर्टिकल है आर्टिकल 86 अनुच्छेद 86। अनुच्छेद 86 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 86 बात करता है कि प्रेसिडेंट के पास पावर होती है टू एड्रेस ईदर और बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड सेंड मैसेजेस रिगार्डिंग पेंडिंग बिल्स और अदर मैटर्स। राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों में से किसी एक या दोनों सदन को संबोधित करने तथा लंबित विधेयकों या अन्य मामलों के संबंध में संदेश भेजने का अधिकार देता है। ये कौन सा आर्टिकल देता है? तो ये देता है आर्टिकल 86। यानी आर्टिकल 86 में यह कहा गया है कि जब भी एक सदन को बुलाया जाए, एड्रेस किया जाए या दोनों सदनों को एड्रेस किया जाए तो वो कौन कर सकते हैं? वो राष्ट्रपति जी कर सकते हैं। और वो उन्हें वो पावर कौन देता है? तो वो पावर देता है आर्टिकल 86। साथ में काफी सारे ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं, ऐसे बिल होते हैं, ऐसे रिजोल्यूशन होते हैं, ऐसे प्रस्ताव होते हैं जिन पर तुरंत नजर यानी उनको तुरंत संज्ञान में लेने की जरूरत होती है। ऐसे केस में उसके लिए इनके पास पावर होती है कि वो मैसेज भेज सकते हैं सदनों को, राज्यसभा लोकसभा को। उस मैसेज के रिगार्डिंग क्या कर सकते हैं? संदेश भेज सकते हैं। वो पावर भी किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास। और वो किस आर्टिकल में दिया गया है? तो वो दिया गया है आर्टिकल 86 में। अब आगे चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ जो कि है अगला आर्टिकल 87, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है? अनुच्छेद 87। क्या कहा जाता है? अनुच्छेद 87। अब इसमें क्या दिया गया है? इसके तहत मैंडेट किया जाता है स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट टू अ जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। यानी इसके अनुसार राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक में विशेष संबोधन देने का अधिकार है। ये स्पेशल, मैं एड्रेस की बात करूं, ये कब देते हैं? पहली बार जो संबोधन देते हैं ये 87 के तहत। ये कब कब ये बैठक बुलाई जाएगी यानी ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाएगी और इसको संबोधित करेंगे हमारे राष्ट्रपति जी। ये पहले होता है हर साल। हर साल होता है जब फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है। फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर यानी वित्त वित्त साल का वित्त वित्त वर्ष की वित्त वर्ष की पहली बैठक, वित्त वर्ष की पहली बैठक यानी फर्स्ट सेशन ऑफ फर्स्ट मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर। पहली मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर यानी वित्त वर्ष की पहली बैठक को कौन एड्रेस करेंगे? तो इसको एड्रेस करेंगे हमारे राष्ट्रपति जी। कौन एड्रेस करेंगे? राष्ट्रपति जी एड्रेस करेंगे और ये हर साल होगा। एवरी ईयर यानी हर साल, एवरी ईयर, हर साल इसको एड्रेस कौन करेंगे? तो इसको एड्रेस करेंगे हमारे राष्ट्रपति जी। साथ ही साथ जब नई लोकसभा बनती है, नई लोकसभा के गठन
के बाद पहली बैठक के बाद पहली बैठक को संबोधित पहली बैठक को संबोधित कौन करते हैं? तो इसको भी संबोधित करते हैं कौन? हमारे राष्ट्रपति जी। कौन संबोधित करते हैं? तो वो करते हैं राष्ट्रपति जी। और इसमें इस संबोधन में वो पुरानी सरकार ने क्या क्या किया, क्या क्या बिल्स थे, रेजोल्यूशन थे, क्या पॉलिसीज थी, उन पे चर्चा करते हैं। और साथ ही आगे हमको क्या करना चाहिए उसके तहत वो भाषण देते हैं या एड्रेस करते हैं, संबोधन करते हैं। वो कौन करते हैं? तो वो कौन करते हैं? वो राष्ट्रपति करते हैं। और ये स्पेशल एड्रेस की पावर कौन से आर्टिकल में दी गई है? आर्टिकल 87 में दी गई है। अब ये जब मैं कह दूं कि जब ये भाषण खत्म हो जाता है, संबोधन खत्म हो जाता है, तो फिर होती है वोटिंग। तब लाया जाता है मोशन ऑफ थैंक्स। मोशन ऑफ थैंक्स ये किसके तहत लाया जाता है? ये आर्टिकल 87 के तहत ही लाया जाता है, मोशन ऑफ थैंक्स। यानी ये कौन सा प्रस्ताव है? ये वाला प्रस्ताव लाया जाता है, कौन सा? मोशन ऑफ थैंक्स लेकर आया जाता है। इसमें वोटिंग की जाती है। वो भाषण को यानी संबोधन को, राष्ट्रपति के संबोधन को इस मोशन, इस प्रस्ताव के तहत वोटिंग होती है, यानी इस संबोधन को अपना समर्थन देते हैं या नहीं देते हैं। अगर ये पास हो जाता है, अगर मोशन ऑफ थैंक पास हो जाता है तो सही है, बढ़िया है एकदम। अगर ये पास नहीं होता है तो ये समझिए कि उस सरकार की पराजय इसमें छुपी होती है, यानी उस सरकार की पराजय को समझा जाता है अगर मोशन ऑफ थैंक्स पास नहीं होता है उस केस में। अब मोशन की बात आ गई है तो थोड़ा सा मैं आपको मोशन के बारे में भी बता देता हूं। मोशन मोशन और बिल में अंतर क्या होता है? मोशन प्रस्ताव, मोशन असल में होता है एक इनफॉर्मल प्रपोजल होता है जो मेंबर्स के द्वारा लाया जाता है, सदस्यों के द्वारा लाया जाता है ये सदन में, जिसके तहत कुछ डिसीजन लिया जाता है, कुछ डिसाइड किया जाता है, कुछ पब्लिक इंपॉर्टेंस के जो इश्यूज है उनको डिस्कस किया जाता है। यानी क्या होता है, जो फॉर्मल प्रपोजल्स होते हैं, आपके फॉर्मल प्रपोजल्स होते हैं, उन पर डिस्कशन होता है, उन पर बहस होती है और उसके बाद मोशन प्रस्ताव लाया जाता है और प्रस्ताव के तहत क्या होती है? वोटिंग होती है। यानी आईएएस नो ये डिसाइड किया जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है प्रस्ताव। अब ये प्रस्ताव किसके द्वारा लाया जाता है? ये प्रस्ताव लाया जाता है मेंबर, सदस्य के द्वारा। अब ये मोशन भी कई टाइप का हो सकता है। जैसे अगर मैं जो मेंबर के द्वारा जो लाया जाता है वो तीन तरह का होता है। एक होता है आपका सब्सटेंसिव मोशन, ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, जस्ट ऐसे ही हल्का हल्का आपको बता देता हूँ। सब्सटेंसिव मोशन होता है आपका महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रस्ताव होता है आपका। दूसरा टाइप इसमें होता है आपका उसे कहते हैं, एक होता है सब्सिडियरी मोशन। सब्सिडियरी सब्सिडरी मोशन ये आपका पूरक पूरक प्रस्ताव हो गया, आपका पूरक प्रस्ताव हो गया सब्सिडरी मोशन। और एक आपका होता है वो क्या कहते हैं, एक और टाइप होता है इसमें जिसमें जो ये वाला मोशन होता है सब्सटेंसिव मोशन होता है। ये तो आपका महत्वपूर्ण मोशन हो गया, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मोशन जो प्रस्ताव लाए जाते हैं। यानी आपका किसी को उसके पद से हटाना हो, उसके तहत मोशन लाया गया है, महाभियोग के लिए मोशन लाया गया है, ऐसे मोशन को कहा जाता है सब्सटेंसिव मोशन। कैसा मोशन कहा जाता है? और आपका जो जिस मोशन को, ये इसकी अपनी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, पूरक प्रस्ताव की अपनी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, ये एक तरीके का साइड किक की तरह काम करता है। यानी जो मोशन लाया गया है, जो मेन मोशन, जो मेन प्रस्ताव लाया गया है, तो वो उसको एक तरीके से सपोर्ट करता है। तो इसको कहते हैं सब्सिडियरी मोशन। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सब्सिडियरी मोशन। और एक टाइप का और मोशन होता है, उसे कहते हैं सब्सटेंसिव। और एक और ध्यान से एकदम से निकल गया वो शब्द, चलो इसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में करना, क्लास को खत्म होते होते मैं इसका आंसर आपको कर दूंगा। इसके अलावा और भी तरह के मोशन होते हैं आपके आपके नो कॉन्फिडेंस मोशन होते हैं, सेंश्योर, मोशन ऑफ थैंक्स हो गए। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं बता देता हूं। तो ये दो इंपॉर्टेंट है बहुत। एक आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन
और सेंश्योर मोशन। इसका आंसर, एक मिनट में जरा पानी पी लो गला। नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी अविश्वास प्रस्ताव और निंदा प्रस्ताव, इनमें मैं आपको अंतर भी बताऊंगा और इनका मतलब भी बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, मोशंस तो बहुत सारे हैं। सब्स्टिट्यूट मोशन हो गया, सब्सटेंसिव मोशन हो गया, सब्सिडरी मोशन हो गया, और आपका और भी तरह के मोशंस होते हैं, थैंक्स ऑफ मोशन ऑफ थैंक्स हो गया। लेकिन जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं मोशन पे, क्वेश्चन प्रस्ताव पे, वो होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन और सेंश्योर मोशन। इसीलिए दो मैंने इंपॉर्टेंटली डाले हुए हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात करूं, इसका अर्थ क्या होता है? ये जो मोशन लाया जाता है, ये लाया जाता है लोकसभा में, और ये इसलिए लाया जाता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में अब कॉन्फिडेंस बचा है या नहीं, यानी इसकी मेजोरिटी को टारगेट किया जाता है जब ये मोशन अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। यानी मंत्री परिषद को सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त है या नहीं, इसलिए ये मोशन लाया जाता है। कौन सा? आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन। वहीं ये जो सेंश्योर मोशन है, ये पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए नहीं लाया जाता, पहली बात। दूसरा, ये स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करने के लिए या कंडेम करने के लिए, कोई पॉलिसी है, एक्शन है, फेलियर है गवर्नमेंट का, उसके तहत कौन सा मोशन लिखा हुआ है ना, निंदा, निंदा करने के लिए कौन सा मोशन लाया जाता है? वो लाया जाता है सेंश्योर मोशन। और ये जरूरी नहीं है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए ही लाया जाएगा, यहां पे आपका पूरा काउंसिल यानी पूरे मंत्रिमंडल के लिए वाला मोशन लाया जाता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन। वही सेंश्योर मोशन एक मिनिस्टर के लिए, एक मंत्री के लिए भी लाया जा सकता है। पहली चीज, दोनों में अंतर। ऑब्जेक्टिव वही प्रूव करना कि गवर्नमेंट अपनी मेजोरिटी खो चुकी है, नो कॉन्फिडेंस मोशन में। और सेंश्योर मोशन में क्या? डिसअप्रूवल एक्सप्रेस करते हैं अपना। ठीक है। रीजन, नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए सबसे अच्छी चीज, कोई भी रीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। नो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है जब यह देखा जाता है कि मेजोरिटी नहीं बची है, जो सत्ता, जो पार्टी, जो दल सत्ता कर रहा है, सरकार में है, उसके खिलाफ कोई रीजन नहीं होता, बस उसकी मेजोरिटी है या नहीं, उसको लेकर नो कॉन्फिडेंस लाया जाता है, कोई भी रीजन नहीं होता। लेकिन ये जो सेंश्योर मोशन होता है, इसमें स्पेसिफिक चार्जेस और रीजन होते हैं, और वो रीजन निंदा, कोई भी मतलब कोई काम की निंदा हो, कोई पॉलिसी की निंदा हो, उसके खिलाफ ये कौन सा आपका सेंश्योर मोशन लाया जाता है। अब किसके लिए लाया जाता है? मैंने ऑलरेडी बता दिया, ये पूरा एंटायर काउंसिल के लिए लाया जाता है। ये गवर्नमेंट के किसी मिनिस्टर, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, इंडिविजुअल मिनिस्टर या पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए भी लाया जा सकता है। और अगर ये पास हो जाएगा तो इसका इफेक्ट क्या होगा? अगर यहां पर मैं लिख देता हूं, यहां पर नो कॉन्फिडेंस मोशन है और आपका इधर सेंश्योर मोशन है। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, यानी पूरे मंत्रिमंडल को, किनके सहित? प्रधानमंत्री सहित इस्तीफा देना पड़ता है, यानी रिजाइन करना पड़ता है। यानी पूरे मंत्रिमंडल का क्या कर दिया जाता है? बंटाधार कर दिया जाता है, यानी इनको रिजाइन करना होता है। क्या करना होता है? त्याग पत्र देना पड़ता है पूरे मंत्रिमंडल को, पूरी लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है। किसके केस में? जब नो कॉन्फिडेंस मोशन। लेकिन अगर सेंश्योर मोशन अगर किसी व्यक्ति के लिए पास हुआ है, किसी मिनिस्टर के लिए, तो सिर्फ उस मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि पूरी, जो मैं कहूं पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, यानी पूरे मंत्रिमंडल को इस्तीफा नहीं देना होता है। इसमें जो रिस्पॉन्सिबल है उसको इस्तीफा देना होता है। किसमें? सेंश्योर मोशन में। तो यहां पर आज की वीडियो होती है समाप्त। आज की क्लास यहीं पर हम रखते हैं। आगे आगे की हम चर्चा करेंगे, जिसमें हम स्पीकर्स के बारे में पढ़ेंगे, सैलरीज के बारे में पढ़ेंगे, ओथ के बारे में पढ़ेंगे, वो कोरम कैसे कंप्लीट होता है, बिल्स कैसे, जॉइंट सिटिंग, इन सब के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज हल्का सा हम समराइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा है। तो आज हमने शुरुआत की थी लीडर ऑफ पार्लियामेंट, संसद में नेता कैसे होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, लीडर ऑफ हाउस होते हैं, विप क्या होता है, इसके बारे में जाना। साथ ही साथ हमने 82 आर्टिकल के बारे में जाना। 83, 82 में क्या है, डिलिमिटेशन कमीशन या रीएडजस्टमेंट ऑफ लोकसभा सीट एलोकेशन कैसे कैसे होती है। आपका 83 डिफाइन करता है ड्यूरेशन ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट,
यानी संसद का कार्यकाल कैसे रहने वाला है। आपका आर्टिकल 84 में क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज, क्या क्या उनकी योग्यताएं होनी चाहिए। और आपका 85 डील करता है, देखो इसके साथ में इसको, ये तो योग्यता होनी चाहिए। और साथ ही साथ एक और चीज है, यहां पे लिख देता हूं मैं, कि लॉ डिसाइडेड बाय लॉ डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट। जो कानून पार्लियामेंट के द्वारा डिसाइड की जाते हैं, या जो योग्यता पार्लियामेंट के द्वारा डिसाइड की जाती हैं, उनको भी पालन करना पड़ता है। किसमें? 84 के तहत, क्या बनने के लिए? मिनिस्टर। और 85 डील करता है आपके सेशन ऑफ पार्लियामेंट, सत्र, 3 सत्र होते हैं। 3 सत्र का मैंने टाइम पीरियड बताया, बजट, मॉनसून, विंटर सेशन। एक सत्र के दौरान एक दिन में जो बैठकें होती है उसमें 2 सत्र होते हैं, जो आपका 11 से 1 बजे तक चलता है, फिर लंच होता है, फिर 2 बजे से 6 बजे तक चलता है। मैंने प्रोग्रोगेशन, डिसोल्यूशन, एडजर्नमेंट सिंडाई इनको समझाया। डिसोल्यूशन के दौरान जो मोशन बिल रेजोल्यूशन नोटिस है ये सब लैप्स कर जाते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जहां पर लैप्स नहीं करते, वो भी मैंने आपको समझाया। बाकी क्वेश्चन आर आपको समझाया। क्वेश्चन आर में ये पहला ही घंटा होता है 11 से लेके 12 बजे तक का, जिसमें 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही साथ 0 आर को समझाया। बात आगे हमने चर्चा करी कि आर्टिकल 86 के तहत प्रेसिडेंट को क्या पावर है, स्पेशल एड्रेस की पावर है, मैसेज भेज सकते हैं। 87 के तहत स्पेशल एड्रेस, यानी जब भी नई लोकसभा चुनी जाएगी उस समय पे जो पहली बैठक बुलाई जाएगी उसको संबोधित, उसमें भाषण देंगे। साथ ही साथ हर साल जब वित्त काल शुरू होने से पहले जो पहली मीटिंग होती है, पहली बैठक होती है, उसको भी संबोधित करेंगे हमारे राष्ट्रपति जी। उसके तहत मोशन ऑफ, उसके जो जब वो भाषण खत्म हो जाएगा तब मोशन ऑफ थैंक्स, यानी प्रस्ताव लाया जाएगा। अगर वो पास हो जाता है ठीक है, नहीं पास हो पराजय, मतलब कि गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आर्टिकल 87। अब आगे इसमें हमने मोशंस के बारे में भी समझा। अच्छा, यहाँ मैं आंसर कर देता हूँ, ये मैंने बताया नहीं आपको। एक होता है आपका सब्सटेंसिव, महत्वपूर्ण प्रस्ताव होता है। दूसरा होता है आपका सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट सब्स्टिट्यूट मोशन। ये मोशन क्या होते हैं? सब्स्टिट्यूट मोशन। इस मोशन में इसे स्थाना स्थाना स्थानापन स्थानांपन प्रस्ताव कहा जाता है। इस प्रस्ताव में क्या होता है कि मान लो एक प्रस्ताव पारित किया गया, एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव लेकर आया गया। अब उस प्रस्ताव से भटककर, ये प्रस्ताव तो कुछ नहीं, इसके अलावा एक और नया प्रस्ताव लाया गया और उस पर वोटिंग होनी शुरू हो गई या उस पर डिस्कशन शुरू हो गया। तो वो जो प्रस्ताव होता है, जो एक मेन, जो प्राइमरी में प्रस्ताव, प्राइमरी मोशन को भूलकर उस पथ से भटककर कोई नया ही मोशन ले आते हैं, उसे कहा जाता है, उसके अलावा कोई मोशन ले आते हैं उसे कहते हैं स्थानांपन प्रस्ताव। इसको थोड़ा सा अलग से ऐसे समझ सकते हैं कि सब्सटेंसिव, आजकल महत्वपूर्ण प्रस्ताव क्या है संसद के अंदर? समोसा छोटा होगा, समोसा बड़ा होगा, इस बातों पे चर्चा चल रही है। अभी रवि किशन जी ने उसमें एक सत्र में प्रश्न उठाया था ना कि समोसा किस साइज का होना चाहिए, तो वो हो गया सब्सटेंसिव मोशन, उनके हिसाब से महत्वपूर्ण प्रस्ताव है बहुत ही। और अगर समोसे का जिक्र छोड़कर भटक जाए, वो ब्रेड पकौड़े पे चले जाए, तो वो हो गया सब्स्टिट्यूट मोशन। तो इस तरीके का। और समोसे के लिए चटनी का प्रावधान लेके आ जाए तो वो हो जाएगा आपका सब्सिडियरी प्रस्ताव। तो ये अंतर आप समझ सकते हैं ऐसे। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट मोशंस मैंने नो कॉन्फिडेंस और सेंश्योर मोशन समझाए। और यहाँ पे होती है आज की क्लास समाप्त। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, और सब्सक्राइब करें चैनल को। बाकी मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।